CR फॉर्मूला। तो देखो ये क्या है। इन मार्च 1944, मार्च 1944 में सी राजगोपालाचारी इवोल्व्ड ए फॉर्मूला। सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूले को विकसित किया टू ब्रिंग अबाउट कांग्रेस एंड लीगल लीग कोऑपरेशन। कांग्रेस का और मुस्लिम लीग के कोऑपरेशन को लाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए इसने एक फॉर्मूले की खोज की। फॉर्मूला बनाया सी राजगोपालाचारी ने, इसलिए उसके नाम पर ही इसको CR फॉर्मूला बोला गया। The League must endorse the demand for independence and cooperate with the Congress in forming provincial government for the transitional period। जो लीग है उसे जो स्वतंत्रता है उसकी डिमांड को एंडोर्स करना होगा, उसको मानना होगा, उनको साथ साथ सहयोग करना होगा। एंड कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर द टेम्परेरी पीरियड। और अस्थाई सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ उनको सहयोग करना होगा। एक तो था ये, उसमें एक पॉइंट ये था CR फॉर्मूले में। दूसरा पॉइंट क्या था, एट द एंड ऑफ अ वार a plebiscite shall be held in all Muslim majority areas in northwest and northeast that would decide whether or not these areas should form a separate state। युद्ध खत्म होने के बाद एक प्लेबिसाइट रखा जाएगा जिसमें जनता ये डिसाइड करेगी कि इस एरिया के साथ मिला करके उनको एक अलग से राज्य बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, जनता डिसाइड करेगी। ठीक है। और ये प्लेबिसाइट होगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट में एंड नॉर्थ ईस्ट में। मतलब पाकिस्तान साइड नॉर्थ वेस्ट हो गया और नॉर्थ ईस्ट मतलब बांग्लादेश साइड। इनको मिलाकर के एक प्लेबिसाइट रखा जाएगा जिसमें जनता डिसाइड करेगी। और प्लेबिसाइट किया भी गया था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो एरिया बनाए गए थे। इन द इवेंट ऑफ पार्टीशन एग्रीमेंट्स वुड बी मेड ऑन ऑल द एसेंशियल मैटर्स। यदि पार्टीशन होता है तो सभी आवश्यक मामलों पर एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, समझौते किए जाएंगे। The above terms shall be binding only in the case of full transfer of power by Britain to Government of India। ये जो ऊपर के टर्म्स हैं, ऊपर की जो शर्तें हैं, ये केवल तभी बाध्यकारी होंगी जब ब्रिटेन पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देगी, पूरी तरह से पावर ट्रांसफर कर देगी। समझ गए? मतलब कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी तरह से अगर पूर्ण आजादी मिल जाती है, पावर मिल जाती है, तभी लागू होंगी ये शर्तें। देसाई लियाकत पैक्ट जनवरी 1945 में क्या था ये? इट वॉज अनदर अटेम्प्ट टू एंड डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। यह एक दूसरा प्रयास था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो गतिरोध चल रहा था उसको खत्म करने का प्रयास किया गया था। एज पर द डील मुस्लिम लीग विल गिव अप द डिमांड फॉर मुस्लिम स्टेट। इस डील के अनुसार मुस्लिम लीग वो एक अलग राज्य के निर्माण की जो मांग उसको छोड़ देगी। एंड इन रिटर्न, और बदले में, मुस्लिम्स वुड बी गिवन पैरिटी इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स जो संख्या है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पैरिटी दी जाएगी, समानता दी जाएगी। समझ गए? समान नंबर की सीटें उनको अलॉट की जाएंगी, लेकिन वो अलग राज्य के निर्माण की, अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग को छोड़ दे बस। लेटर ऑन लियाकत अली डिनाइड सस्पेक्ट एंड भूलाभाई देसाई वाज रिडिक्यूल्ड। बाद में इस लियाकत अली ने इस डील को डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और भूलाभाई देसाई की रिडिक्यूल्ड, हंसी उड़ाई गई। ठीक है। वेवल्स प्लान, वेवल का क्या प्लान था? विंस्टन चर्चिल was keen to reach a solution on the constitutional question in India। विंस्टन चर्चिल भारत में संवैधानिक प्रश्न पर एक समाधान चाहते थे, उत्सुक थे समाधान चाहने के लिए। इन जून 1945, जून 1945 में कांग्रेस लीडर वर रिलीज फ्रॉम जेल। कांग्रेस का जो लीडर थे वो जेल से रिलीज हो गए। ठीक है, जून 1945 में। द कीनेस ऑफ चर्चिल, चर्चिल की जो उत्सुकता थी, वाज बेस्ड इन जनरल इलेक्शंस, वो जनरल इलेक्शंस में बेस्ड थी, आधारित थी। टू बी हेल्ड इन इंग्लैंड 1945, जो इंग्लैंड में 1945 में होने थे। मतलब इंग्लैंड में इलेक्शन होने थे। विंस्टन चर्चिल इसीलिए उत्सुक था कि भारत में कुछ न कुछ समाधान की खोज की जाए। ठीक है। एंड मोरओवर देयर वाज प्रेशर फ्रॉम यूएस, और यूएस से भी प्रेशर था उनके ऊपर। यूएस से प्रेशर क्या था? वो रूजवेल्ट जो आए थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उसने क्वेश्चन उठाया था भारतीयों की आजादी के लिए, इक्वलिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए।
ठीक है। तो यूएस से भी प्रेशर आ रहा था इंग्लैंड के ऊपर कि भारत में क्या चल रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस का समाधान चाहते थे विंस्टन चर्चिल, प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है इसके बाद। ठीक है। ऑल द मेजर पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इट। सभी मुख्य राजनीतिक नेताओं ने इसमें भाग लिया शिमला कॉन्फ्रेंस में। इट हैड द फॉलोइंग प्रोविजंस, इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ऑल द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस। सिवाय गवर्नर जनरल के और कमांडर इन चीफ के सभी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कार्यकारिणी परिषद के मेंबर होंगे सभी भारतीय होंगे, मतलब मेजोरिटी भारतीयों की होगी। An interim government should be formed within the premise of 1935 Act. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो आया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के दायरे में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों को और हिंदुओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, समान नंबर सीटें उनकी रखी जाएंगी। गवर्नर जनरल कैन एक्सरसाइज वीटो ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर जनरल जो हैं वो मिनिस्टर की एडवाइस पर वीटो वो कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। वो वीटो मीन्स मना कर सकते हैं किसी भी कानून को। निगोशिएशंस ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वार इज ओवर, युद्ध के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो निगोशिएशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो युद्ध खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन पर निगोशिएशंस होंगे। समझ गए? ये था शिमला कॉन्फ्रेंस। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कभी तो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की भी बात कर रहे हैं। जब डोमिनियन स्टेटस नेहरू रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश की थी 1928 में, उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नेताओं ने उसको मना कर दिया। ठीक है। अभी वो क्या मांग रहे हैं? पूर्ण स्वराज। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल होगा, कमांडर इन चीफ हो गए, बाकी सारे मेंबर मतलब पावर छोड़ने के लिए बिल्कुल भी इनका मन नहीं कर रहा है। जब डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस नहीं दे रहे थे। ठीक है। अब आजादी मांग रहे हैं, आजादी नहीं दे रहे हैं। इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज जिसको हम बोलते हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं। सुभाष चंद्र बोस, देखो क्या है सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज बोर्न इन कटक ओडिशा इन 1897, 1897 में कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड सिक्योर्ड 4th रैंक इन आईसीएस एग्जाम इन 1920। उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और आईसीएस एग्जाम 1920 में जो हुआ उसमें उसने 4थी रैंक हासिल की। इंस्पायर्ड बाय हिज पॉलिटिकल गुरु सी आर दास, उसके राजनीतिक गुरु सी आर दास से प्रेरित होकर के ही जॉइन नेशनल मूवमेंट, उसने राष्ट्रीय आंदोलन को में भाग लिया। इन 1921 1921 में ही वाज जेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसको जेल हुई। देखो आईसीएस की परीक्षा पास की, 4था रैंक आया, 1921 में जेल भी होगी। एंड एट ए वेरी यंग एज, और बहुत ही युवा उम्र में, इन 1923 1923 में, कितने साल का था? 26 साल का। ही बिकेम मेयर ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के मेयर बन गए। बाय 1941 1941 तक ही फ्लैड टू जर्मनी, वो जर्मनी चले गए। वेयर, जहां ही सेट अप फ्री इंडिया लीग, इंडिया लेजियन या मुक्ति सेना, जहां पर उसने फ्री इंडिया लेजियन और मुक्ति सेना की स्थापना की। कहां? जर्मनी में। विद 3000 स्ट्रॉन्ग पर्सन, 3000 स्ट्रॉन्ग पर्सन्स प्रिजन्स ऑफ वार, प्रिजनर ऑफ वार, युद्ध बंदियों के साथ। जर्मनी में 3000 युद्ध बंदियों के साथ उसने क्या किया? मुक्ति सेना की स्थापित की ऑफ इंडियन ओरिजिन। और वो जो प्रिजनर ऑफ वार थे वो कहां के थे? इंडियन ओरिजिन के थे। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1941 में तो वो गए थे। 1941 में युद्ध चल ही रहा था, 42 में खत्म हुआ था। 41 में जाकर के जो युद्ध बंदी थे भारतीय ओरिजिन के जो थे उनको इकट्ठा किया, 3000 स्ट्रॉन्ग जो थे, मजबूत हट्टे कट्टे जो थे, उनके साथ उसने मुक्ति सेना की स्थापित की। ठीक है। इन्होंने ही बोस को, देखो आगे लाइन है, बोस वाज कॉल्ड नेताजी बाय द सोल्जर ऑफ फ्री इंडिया लेजियन, जो फ्री इंडिया लेजियन के सोल्जर्स थे उनके द्वारा बोस को नेताजी कहा जाने लगा। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तब नाम आया था इनका। इन 1942 द आइडिया ऑफ आईएनए वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन मलय पेनिनसुला बाय कैप्टन मोहन सिंह, हु क्रिएटेड इट विद प्रिजनर्स ऑफ वार। 1942 में
इंडियन नेशनल आर्मी का जो विचार है वो सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा मलय पेनिनसुला में कंसीव्ड किया गया, दिमाग में आया। मलय पेनिनसुला मीन्स मलेशिया में, जिसने क्रिएटेड इट, इंडियन नेशनल आर्मी को क्रिएट किया विद प्रिजनर्स ऑफ वार, युद्ध बंदियों के साथ। ठीक है, इन्होंने भी युद्ध बंदियों के साथ इंडियन नेशनल आर्मी को क्रिएट कर दिया था। किसने की थी इंडियन नेशनल आर्मी? कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, कैप्टन मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ही वॉज फुली सपोर्टेड बाई रास बिहारी बोस। कैप्टन मोहन सिंह को पूरी तरह से रास बिहारी बोस के द्वारा सपोर्ट किया गया था। एंड बाय द एंड ऑफ सितंबर 1942 और सितंबर 1942 के अंत तक आईएनए फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंडियन नेशनल आर्मी औपचारिक रूप से एग्जिस्टेंस में आ गई थी, अपने अस्तित्व में आ गई थी। औपचारिक रूप से का मतलब लेटर्स वगैरह ऑफिशियली आ गई थी। इनका ऑफिस भी था, इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया था कि हाँ इस नाम की भी एक आर्मी है। इन मई 1943, मई 1943 में बोस अराइव्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। बोस साउथ ईस्ट एशिया में आए। साउथ ईस्ट एशिया कहाँ? मलय पेनिनसुला, इसी एरिया में आ गए। एंड इमीडिएटली टुक कंट्रोल ऑफ आईएनए, और आते ही उन्होंने आईएनए का कंट्रोल ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। इन अक्टूबर ही फॉर्म्ड आजाद हिंद गवर्नमेंट। अक्टूबर में उसने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, दैट इज अ प्रोविंशियल फ्री इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। एक प्रांतीय आजाद हिंद सरकार की स्थापना उन्होंने कर दी थी एग्जाइल में। एग्जाइल का मतलब वो हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान के बाहर थी, लेकिन सरकार थी हिंदुस्तान की, इसलिए उसको एग्जाइल बोला गया। इन अप्रैल 1944, अप्रैल 1944 में ही स्टैब्लिश आजाद हिंद बैंक एट रंगून। उसने आजाद हिंद बैंक की स्थापना कर ली थी रंगून में। और रंगून कहाँ है? म्यांमार, बर्मा में। In July 1944, Subhash Chandra Bose was the first person to call Gandhi as the father of nation. 1944 में, जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। He gave two catch phrases. उसने 2 कैच फ्रेजेस दिए थे। कौन से? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। Be ready to set thy bird I and thou shall be awarded freedom. ये था वो। दाई का मतलब यू, दाऊ का मतलब यू। ठीक है। ये वेस्टर्न लैंग्वेज है, शेक्सपियर के टाइम की लैंग्वेज है। आज तो ये चेंज हो चुके हैं। तो इसने बताया था कि अपना खून बहाने के लिए आजाद रहो और मैं तुम्हें आजादी दे दूं। दूसरा क्या था? दिल्ली चलो। ये 2 फेमस नारे इसने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस क्रिएटेड मैनी रेजिमेंट नेम्ड आफ्टर द मेजर नेशनलिस्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू, गांधी, बोस, एंड आल्सो ए वुमेन रेजिमेंट नेम्ड एज रानी झांसी। सुभाष चंद्र बोस ने इस आर्मी में बहुत सी रेजिमेंट को क्रिएट कर दिया। रेजिमेंट भी सेना होती है, आर्मी भी सेना होती है। आर्मी और रेजिमेंट में डिफरेंस ये है कि रेजिमेंट जो होती है वो सेना की टुकड़ी होती है, छोटी होती है वो। तो बहुत सी रेजिमेंट के नाम रख दिए थे उसने, और राष्ट्रवादियों के ऊपर नाम रखे थे उसने, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, बोस रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है। ड्यू टू द इल फेटेड इम्फाल कैंपेन, इल फेटेड दुर्भाग्य से जो इम्फाल कैंपेन था उसके कारण, विच वॉज लॉन्च्ड विद द सपोर्ट ऑफ जापान साउथर्न आर्मी, जो जापान की साउथर्न आर्मी के समर्थन के द्वारा इम्फाल कैंपेन चलाया गया था, एंडेड इन डिजास्टर, वो दुर्भाग्य से आपत्ति में ही, मतलब मुसीबतों में ही खत्म होगा। मुसीबत हुई, खत्म नहीं, अच्छा नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ, असफल रहा। आईएनए सरेंडर्ड अनकंडीशनली टू द ब्रिटिशर्स इन सिंगापुर इन 1945। इंडियन नेशनल आर्मी ने सिंगापुर में अंग्रेजों को 1945 में बिना किसी शर्त के सरेंडर करना पड़ा। आईएनए ट्रायल, उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी पर ट्रायल चली, मुकदमे चले। इन द डिफेंस ऑफ आईएनए प्रिजनर्स, आईएनए प्रिजनर्स की डिफेंस में मैनी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द साइड ऑफ आईएनए प्रिजनर्स। बहुत से राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, फ्रॉम द साइड ऑफ आईएनए प्रिजनर्स, इंडियन नेशनल आर्मी के जो कैदी हैं उनकी साइड से। मतलब जो केस हुआ उस केस में उन्होंने वकालत की, वकील बने उनके वो। इन द ट्रायल विच इंक्लूडेड, ट्रायल में शामिल हुए थे, कौन कौन शामिल थे? भूलाबाई देसाई, के.एन. काटजू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली। इन लोगों ने मुकदमा लड़ा, उनका केस लड़ा था जो ट्रायल हुई थी उन पे। दे अपीयर्ड एट द हिस्टोरिक रेड फोर्ट ट्रायल,
वो जो ऐतिहासिक रेड फोर्ट लाल किले पर जो मुकदमा चला था उसमें वो अपीयर हुए थे। द पिच फॉर द रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स वाज अनप्रेसिडेंटेड। आजाद हिंद फौज के जो कैदी हैं उनकी रिहाई की जो आवाज थी वो अभूतपूर्व थी। ऐसी आवाज पहले कभी नहीं देखी गई इतिहास में। ड्यूरिंग द INA ट्रायल्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता में जो INA की ट्रायल हुई थी, देयर वाज ह्यूज अप्रोर, बहुत विशाल उपद्रव हुआ था वहां पर। फर्स्ट इन नवंबर 1945, पहले नवंबर 1945 में उपद्रव हुआ, एंड देन इन फरवरी 1946, और तब फरवरी 1946 में उपद्रव हुआ। वेन, कब हुआ? जब द INA ऑफिसर रशीद अली, INA का जो ऑफिसर था रशीद अली, उसको 7 साल की सजा सुनाई गई, तब भी उपद्रव हुआ था। ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, रॉयल इंडियन नेवी का भी रिवोल्ट हुआ था, मतलब सेना जो थी वो विद्रोह कर रही थी। नियर अबाउट 1100 रेटिंग्स, रेटिंग्स का मतलब सेलर, ठीक है, यात्री बोला गया है यहाँ पर रेटिंग्स को। लगभग 1100 रेटिंग थे ऑफ HMIS तलवार बॉम्बे वेंट ऑन स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रीटमेंट मिटेड आउट टू देम। उनको जो उनके साथ जो ये ट्रीटमेंट हुआ, बुरा व्यवहार जो हुआ, उसकी वजह से लगभग 1100 सेलर्स जो थे इस जहाज के वो हड़ताल पर चले गए। HMIS का मीनिंग है हिज मेजेस्टीज इंडियन शिप, समझ गए, ये उसका नाम है। और इस जहाज के जो लगभग 1100 सेलर जो नाविक जो थे हड़ताल पर चले गए थे। दैट इज क्यों? फ्लैग्रेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ, अनपैलेटेबल फूड, और जो खाने योग्य भोजन उनको नहीं दिया गया, एंड एब्यूजेस टू द बूड, और उनको एब्यूजेस भी की गई, गालियां वगैरह भी दी गई थी। ठीक है। दे अरेस्टेड BC Dutt rating, or the arrest of rating BC Dutt, who shouted British quit India, was sorely resented and further motivated रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट ऑफ कराची। मतलब उन्होंने BC दत्त को अरेस्ट कर लिया। BC दत्त को क्यों अरेस्ट कर लिया? क्योंकि उसने ब्रिटिश क्विट इंडिया ये बोला था, नारा लगाया था उसने, शाउटेड, चिल्लाया था वो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी वजह से उसके ऊपर जो गुस्सा व्यक्त किया गया ऑफिसर्स के द्वारा, इस गुस्से की वजह से कराची में रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हो गया। द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट इन इंडियन हिस्ट्री इज सीन एज द लास्ट नेल इन द कफन ऑफ ब्रिटिश रूल। रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट हुआ था वो ब्रिटिश लोगों के कफन में आखिरी कील का काम कर रहा था, मतलब उनका कफन तैयार हो गया था, आखिरी कील ठोकनी बाकी है, मतलब सरकार खत्म होने को ब्रिटिश लोगों की। ऑन 19 फरवरी ब्रिटिश PM क्लीमेट एटली, 19 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने डिक्लेयर्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी, टू डिस्पैच कैबिनेट मिशन की, वो कैबिनेट मिशन को डिस्पैच करेगा, भेजेगा इंडिया, भारत में, विच इंक्लूडेड 3 ब्रिटिश ऑफिसर, जिसमें 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे, स्टैफर्ड क्रीप्स होंगे, एवी अलेक्जेंडर होंगे, एंड पैथिक लॉरेंस होंगे। मेंबर्स याद रखना है। तब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, उसने घोषणा की थी उसके अनुसार, द एजेंडा ऑफ कैबिनेट मिशन वाज टू डिवाइस मशीनरी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट। इसका एक एजेंडा क्या था, क्या सोच करके आया था कि भारत में एक संवैधानिक निर्माण की मशीनरी का खोज की जाए, मशीनरी की युक्ति सुझाई जाए, जिसमें जो आज़ाद भारत है उसके लिए अरेंजमेंट्स की जाए इंटरिम गवर्नमेंट की। मतलब एक तो इस संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, और जो सरकार कैसे बनाई जाएगी, अंतरिम सरकार आज़ाद भारत के लिए, ये सुझाने के लिए वो आया था। दूसरा पॉइंट क्या था? कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग फॉर ए सेपरेट नेशन एंड रिकमेंडेड एन अनडिवाइडेड इंडिया। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की एक अलग राष्ट्र की मांग को ठुकरा दिया, और उसने एक अनडिवाइडेड इंडिया की प्रशंसा की, अनुशंसा की, ठीक है, सलाह दी उसने, अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत की, कि राष्ट्र अलग से नहीं बनाया जाएगा। इट आल्सो रिकमेंडेड दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरिम कैबिनेट वुड बी इंडियंस एंड देयर वुड बी मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द वाइसरॉय। उसने यह भी बताया कैबिनेट मिशन ने कि सभी
अंतरिम सरकार के सदस्य भारतीय होंगे और वायसरॉय की तरफ से बिल्कुल कम से कम इंटरफियरेंस किया जाएगा, हस्तक्षेप किया जाएगा, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। यह भी इसने बताया था। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने संविधान सभा के निर्माण का भी प्रावधान किया था। इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया टू क्रिएट ए वीक यूनियन, यह इस विचार पर आधारित थी कि वो एक वीक यूनियन बनाना चाहते थे एंड स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, और एक मजबूत संघ का निर्माण करना चाहते थे। वीक यूनियन, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स legislature were to have limited powers along with defense, finance, foreign affairs and communication. जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसके और उसके जो लेजिस्लेचर था उसके पास बहुत ही सीमित शक्तियां होनी थी, जैसे कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया। ये बात समझ रहे हो तुम? यूनियन गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम लिमिटेड पावर्स होनी थी, जैसे कि डिफेंस हो गया। अगर डिफेंस का मामला किसी राज्य को सेपरेट दे दिया गया तो ये राज्य टूटने शुरू हो जाएंगे। वो अपने हिसाब से डिफेंस का डिसीजन लेंगे, फाइनेंस का डिसीजन लेंगे, फिर अपने हिसाब से फॉरेन अफेयर्स का डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक लिया जा सकता है, ठीक है। ऑल द रेजिडुअरी पावर्स शैल बी वेस्टेड विद द प्रोविंसेस, और जो भी शेष पावर्स बच गई, जो विशेष शक्तियां बच गई, वो प्रोविंसेस के हाथों में होंगी। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी जो शेष शक्तियां हैं राइट नाउ वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो शेष शक्तियां अगर इनके हाथ में होंगी, प्रोविंसेस के हाथ में, उनके पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं है, समझ गए? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वाज टू ब्रेक अप इनटू 3 सेक्शंस। जो लेजिस्लेशन है, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, प्रांतीय जो विधानसभा है, उसमें प्रतिनिधि तो जो होगा वो 3 भागों में बांटा गया था कि कैसे कैसे होगा। सेक्शन ए, प्रतिनिधि 3 लोगों का होगा, 3 तरीकों से होगा। सेक्शन ए में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस होंगे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, ओडिशा, बिहार, सीपी का मतलब सेंट्रल प्रोविंस, एंड बिहार, इनमें हिंदू मेजोरिटी थी, इसलिए सेक्शन ए में आ गए। सेक्शन बी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हो गए, नॉर्थ वेस्ट, सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस हो गए, ये सेक्शन बी में आएंगे। एंड सेक्शन सी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स होंगे इन ईस्ट बंगाल, असम, इनमें ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स होंगे। ये बताया था 3 भागों में बांटा गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को। कमिश्नरी प्रोविंसेस लाइक दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ एंड कुर्ग टू ज्वाइन ग्रुप ए एंड बलूचिस्तान टू ज्वाइन ग्रुप बी। जो कमिश्नरी प्रोविंसेस थे, कमिश्नर जिनके ऊपर शासन करता था, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग हो गया, ये ग्रुप ए में शामिल होंगे, बलूचिस्तान जो है वो ग्रुप बी में जाएगा, ये बताया गया। बोथ मुस्लिम लीग एंड आईएनसी रिजेक्टेड इट, दोनों ने, मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कैबिनेट मिशन को। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। कैबिनेट मिशन के रिजेक्शन के बाद एक अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया। वायसराय वेवल secretly brought the members of Muslim League on 26 October 1946 to join the interim government, which included Liaquat Ali Khan, Ghaznafar Khan, I. Chundrigarh, Jogendranath Mondal and Abdul Rashid Nistar। 26 अक्टूबर 1946 को वायसराय वेवल जो थे उसने गुप्त रूप से इंटरिम गवर्नमेंट में, अंतरिम संस्कार में मुसलमानों को भी शामिल कर लिया। कौन कौन से मुसलमान थे वो? लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, लियाकत अली खान। गजनफर खान हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए। आई चुंदरीगढ़ कॉमर्स मिनिस्टर बनाए गए। जोगेंद्र नाथ मुंडल लॉ के मिनिस्टर बनाए गए। अब्दुल रशीद निस्तार पोस्ट एंड मतलब जो एलाइड जो डिपार्टमेंट थे उनके मिनिस्टर बनाए गए थे। इंटरिम सरकार है ये, अंतरिम सरकार, जब तक पूरे समय की सरकार नहीं बन जाती, थोड़े समय के लिए अस्थायी सरकार बनाई गई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज एस्टैब्लिश्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिस संविधान सभा को भारत का संविधान का निर्माण करना था। एटलीज डिक्लेरेशन, एटली की क्या डिक्लेरेशन है 1947 में, क्या उसने घोषणा की? He declared that 30th जून 1948, उसने डिक्लेयर किया, घोषणा की कि 30 जून 1948 को would be the date of withdrawal of British from India।
अंग्रेजों की भारत से जाने की तिथि होगी, डेट होगी। बट इट सीम्ड वेरी डिस्टेंट, लेकिन ये जो तारीख थी ये बहुत ज्यादा दूर लगी। एच एच और इस प्रकार से ऑन 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडिया इंडिपेंडेंस बिल, अंग्रेजी सरकार ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया, विधेयक पेश किया, विच वॉज इनेक्टेड ऑन 18 जुलाई 1947, जिसे 18 जुलाई 1947 को लागू कर दिया गया। एंड द डेट ऑफ विड्रावल वाज सेट 15 अगस्त 1947, और अंग्रेजों की जाने की डेट 15 अगस्त 1947 रखी गई। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना, जिसको बाल्कन प्लान भी बोला जाता है, जो 3 जून 1947 को आया था, वाज फॉरवर्डेड, वो सामने रखा गया। एज पर द माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन के प्लान के अकॉर्डिंग, इफ इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड, यदि भारत को डिवाइड होना है, बांटा जाना है, सो एज द पंजाब एंड बंगाल, जैसे कि पंजाब और बंगाल को बांटा गया है, टू रिटेन मैक्सिमम यूनिटी विद इंडियन लैंड, भारतीय जमीन के साथ मैक्सिमम जो यूनिटी है वो रखी जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूनिटी रखी जाए, जहां तक वो एकता को बना करके चलो, बांटो मत, ये बताया था उसने। टू इनेक्ट द पार्टीशन, पार्टीशन को इनेक्ट करने के लिए, विभाजन को लागू करने के लिए, बाउंड्री कमीशन वाज इनेक्टेड अंडर सर रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ के अंतर्गत बाउंड्री कमीशन की स्थापना की गई। द रिपोर्ट वाज अवेलेबल बाय 10 अगस्त 1947, 10 अगस्त 1947 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, बट इट वाज मेड पब्लिक, लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक किया गया था। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट फॉल ऑन ब्रिटिशर्स, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, वो अंग्रेजों के ऊपर ना आए। जो बाउंड्री कमीशन ने जो रिपोर्ट बताई थी ना कि इतना इतना बांट दिया जाए, वो आजादी के बाद पब्लिक की गई थी, पहले नहीं बताई गई थी। अगर पहले बताई जाती तो अंग्रेजों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। अंग्रेज अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आजादी के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक के सामने रखा। मिसलेनियस से होगी, भारत आजाद हो चुका है। मिसलेनियस में हमने क्या पढ़ना, गांधी के क्या विचार थे, अंबेडकर के क्या विचार थे। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, गांधी के विचार और अंबेडकर के विचार बताइए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर के क्या होता है, क्योंकि गांधी तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए गए थे, अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन को लेकर के उनके दोनों के विचार क्या थे, देखो क्या थे गांधी के विचार। देखो, इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही फर्वेंटली आर्ग्यूड दैट द he represented the untouchables because they were integral part of Hindu fold. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उसने आर्ग्यूड किया, यह विचार किया कि उसने अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट किया है। मैं अछूत लोगों का प्रतिनिधि बनकर के इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आया, क्योंकि जो अनटचेबल्स हैं वो भारतीय विचारधारा के एक इंटीग्रल पार्ट है, अविभाज्य भाग हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अंबेडकर के क्या विचार हैं, he had gone earliest as a representative of Dalits, वो दलितों के प्रतिनिधि बनकर के गए हुए थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार दलित वर नॉट पार्ट ऑफ हिंदू फोल्ड, दलित जो थे वो हिंदू विचारधारा का भाग नहीं थे, बट दे आर ए पार्ट अपार्ट, लेकिन वे एक भाग का अलग भाग थे। ठीक है, अनटचेबल्स का एक अलग भाग थे, ये विचार थे। सेपरेट इलेक्टोरेट में इनके क्या विचार थे, ही रिकॉग्नाइज्ड मुस्लिम्स एज सेपरेट कम्युनिटी, उसने, गांधी जी ने मान लिया था कि जो मुसलमान है वो एक अलग समुदाय है, बट नॉट सो फॉर दलित्स, लेकिन ऐसा उसने दलितों के लिए नहीं माना। ऑन डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल अवार्ड ही सेट ऑन फास्ट एंड टू डेथ, कम्युनल अवार्ड की घोषणा जब हुई तो उसने भूख हड़ताल कर दी थी। अंबेडकर ने क्या माना, ही डायरेक्टली कन्फ्रंटेड गांधी, उसने प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी का सामना किया ऑन द इश्यू, इस इश्यू पर, बट फॉर हिम द प्रॉब्लम वाज सिंपल दैट व्हाट इफ गांधी डाइड इन विलेजेस थ्रू आउट इंडिया, देयर वुड बी प्रोग्राम्स डायरेक्टेड अगेंस्ट दलित्स एंड देयर वुड बी लार्ज स्केल मैसेकर। महात्मा गांधी का डायरेक्टली सामना किया अंबेडकर ने इस मुद्दे पर कि जब हमें कम्युनल अवार्ड मिल रहा है दलितों को, तो आप फास्ट ऑन टू डेथ क्यों कर रहे हो, क्यों भूख हड़ताल कर रहे हो। लेकिन जो अंबेडकर थे उन्होंने ये सोचा कि प्रॉब्लम तो सीधी सी है, अगर इन्होंने कम्युनल अवार्ड के लिए फास्ट रखा हुआ है, भूख हड़ताल की हुई है, और इस उम्र में आकर के अगर गांधी जी डेड हो जाते हैं,
भूख हड़ताल से, तो पूरे के पूरे भारत में दलितों के ऊपर गुस्सा निकाला जाएगा और हो सकता है बड़े पैमाने पर हत्याकांड हो जाए। ये सोचा था उसने। ठीक है, क्योंकि कम्युनल अवार्ड दलितों के लिए आया था, उसने भूख हड़ताल कर दी थी। अगर हम नहीं मानते उसकी बातों को तो हो सकता है गांधी जी के बारे में गुस्सा ये निकले। ठीक है। एज सच ही साइन पूना पैक्ट। इस बात को सोच करके अंबेडकर ने पूना पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर कर दिए। लेटर अंबेडकर रोट, बाद में अंबेडकर ने लिखा, फास्ट वाज ए फाउल एंड फिल्थी एक्ट। ठीक है। उपवास जो है वो एक बहुत ही गंदा और बहुत ही दोषपूर्ण काम है, फास्ट रखना। वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोजन, सबसे ज्यादा मजबूरी की, मतलब किसी को मजबूर करने की सबसे बुरा फॉर्म मान सकते हो उसको, फास्ट को, हड़ताल को। ठीक है। अगेंस्ट द हेल्पलेस पीपल, असहाय लोगों के खिलाफ, टू गिव अप द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स, कि वो संवैधानिक सुरक्षाओं को त्याग दें। हरिजन सेवक संघ के खिलाफ इनके के संबंध में क्या विचार थे इनके? इट वॉज ए पैटर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड बाय द हिंदूज वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। यह एक पितर सत्तात्मक ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है। संरक्षणवादी संगठन था जो हिंदुओं के द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण किया गया था, जो अछूत लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही थी। कौन? हरिजन सेवक संघ। गांधी अनटचेबिलिटी एज ए सीन ऑफ हिंदुइज्म, गांधी जी ने अछूत को, छुआछूत को एक हिंदू धर्म के खिलाफ एक पाप के रूप में देखा था, बट नॉट ए बेसिक पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। लेकिन उसने हिंदुइज्म के, हिंदू धर्म के एक आधारभूत पार्ट के रूप में नहीं देखा था। रेदर इट इज ए फ्लो विच नीड्स टू बी करेक्टेड, बल्कि वो ये इसको एक कमी के रूप में देखते थे, जिस कमी को करेक्ट किया जाना था, जिस दोष को ठीक किया जाना था, वो मानते थे। वो ये नहीं मानते थे कि जो छुआछूत है वो हिंदू धर्म का एक भाग है। वो छुआछूत को ये मानते थे कि छुआछूत जो है वो हमारे भूतकाल की गलती है और इस गलती को सुधारा जाए, ये सोचते थे वो। इट इंक्लूडेड प्रोग्राम्स गोइंग टू क्लीन अप सम्स। छुआछूत में क्या था, मतलब कैसे सुधार रहे थे वो? इसमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम शामिल किए गए थे जैसे कि जो झोपड़ियों की सफाई करना, प्रीचिंग एंटी अल्कोहलिज्म, ठीक है, जो शराबबंदी पर उपदेश देना, एंड वेजिटेरियनिज्म, और शाकाहारीवाद के ऊपर भी उपदेश देना, ये था। और अनटचेबल्स ये सारे काम करते थे, अल्कोहल में लिप्त थे, ठीक है, और मांसाहार वो थे। अंबेडकर ने क्या माना? अंबेडकर maintained that Harijan Sevak Sangh is a paternalistic organization in which Dalits are mere recipient of charity like beggars and they are not the part of management of HSS. अंबेडकर मानते थे कि हरिजन सेवक संघ एक प्रकार की संरक्षणवादी संस्था थी जिसमें दलितों को केवल दान मिल सकता था, जैसे दान भिखारियों को मिलता है। अंबेडकर ये मानते थे अगर हरिजन सेवक संघ में कोई हरिजन है तो उनको केवल दान मिलेगा, और दान भी ऐसे मिलेगा जैसे लोग भिखारियों को देते हैं। ठीक है। और हरिजनों को, ये जो एचएसएस है, हरिजन सेवक संघ जो है, इसके मैनेजमेंट का भाग नहीं बनाया गया, किसी भी सदस्य को इसके मैनेजमेंट में नहीं शामिल किया गया, दान लेते रहो बस। ही डिमांडेड ए ब्रॉडर सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन। अंबेडकर ने एक विस्तृत जो सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मांग की। यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, उसने मांग की कि हमें सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करने दो। सिविल लिबर्टीज फॉर दलित्स, दलित लोगों के लिए सिविल लिबर्टीज की भी मांग की। कास्ट के बारे में क्या विचार थे दोनों की? गांधी वाज ए फर्वेंट बिलीवर ऑफ आइडियोलाइज्ड वर्जन ऑफ वर्ण शर्मा धर्म। जो वर्ण सिस्टम है ना, वर्ण श्रम धर्म, गांधी जी इसमें बहुत अच्छी तरह से विश्वास करते थे। ठीक है, भक्त थे, फर्वेंट थे। ही वाज अगेंस्ट द हायरार्की इन द सोसाइटी, वह समाज में पदानुक्रम के खिलाफ थे। एंड वांटेड टू रिमूव द फ्लॉज, और दोष को दूर करना चाहते थे, गलियों को दूर करना चाहते थे, गलतियों को, जैसे एक्सट्रीम एविल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो बहुत ही व्याप्त बुराई है, इसको वो दूर करना चाहते थे। ठीक है। वर्ण श्रम धर्म में वो विश्वास रखते थे। अंबेडकर के क्या विचार थे जाति को लेकर के? अंबेडकर वांटेड एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। अंबेडकर जाति को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। हिज अनटचेबिलिटी एज द फंडामेंटल एविल, उसने छुआछूत को एक आधारभूत बुराई के रूप में देखा, रिजल्ट के रूप में देखा ऑफ कास्ट सिस्टम की। यदि कास्ट ही नहीं होगी तो छुआछूत कहां से होगी? इसीलिए अंबेडकर ने
जाति प्रथा के परिणाम के रूप में छुआछूत को देखा जाए। He believed that there could be no upliftment without abolition of caste system. वो मानते थे कि जब तक जाति प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता तब तक कोई भी उन्नति नहीं की जा सकती। इन 1936 में thoroughly disillusioned with Hinduism, हिंदुइज्म में पूरी तरह से मोह भंग होकर के अंबेडकर आर्ग्यूड फॉर कन्वर्जन। अंबेडकर ने अपना कन्वर्जन का विचार पेश किया, धर्मांतरण का। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज बोर्न हिंदू, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, एंड हैव सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनटचेबिलिटी, और मैंने छुआछूत के बहुत से परिणामों को मैंने भुगता है, सहन किया है। बट आई विल नॉट डाई ए हिंदू, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इंडियाज पैथ ऑफ डेवलपमेंट, भारत का जो विकास का जो मार्ग है वो क्या होना चाहिए, उस मार्ग के बारे में इन दोनों के क्या विचार हैं। गांधी वांटेड विलेज सेंटर्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। गांधी जी डेवलपमेंट का विलेज सेंटर मॉडल को मानते थे कि डेवलपमेंट पहले गांवों पर केंद्रित होना चाहिए। एंड वांटेड टू प्रमोट स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, और छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको प्रमोट करना चाहते थे। टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, आत्मनिर्भर गांवों को बनाने के लिए छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए, बड़े उद्योग नहीं होने चाहिए। इतनी जनता को कहाँ डांटोगे गांधी जी, ठीक है। अंबेडकर वांटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी एंड फेवर्ड वर्कर फ्रेंडली स्टेट सोशलिज्म। अंबेडकर चाहते थे आधुनिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, लेकिन औद्योगिकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास हो, जिस औद्योगिकीकरण के द्वारा हम गरीबी को खत्म कर सके, और एक ऐसा वातावरण हो स्टेट में, राज्य में, समाजवाद का जिस जो वर्कर फ्रेंडली हो, ठीक है। मतलब मजदूरों के साथ दोस्ताना व्यवहार किया जाए, ऐसा हो, वर्कर फ्रेंडली। गांधी के और बोस के क्या विचार थे। मोड ऑफ ऑपरेशन, काम करने का तरीका क्या था गांधी और बोस का। गांधी वॉज द फर्म बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस एंड ही लेड पीसफुल मास प्रोटेस्ट। गांधी जी अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे और उन्होंने शांतिपूर्ण जन आंदोलन को, जन विद्रोह का नेतृत्व किया। बोस ने क्या किया, ही एडॉप्टेड वायलेंट मींस ऑफ लिबरेशन ऑफ इंडिया थ्रू आईएनए। बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के माध्यम से हिंसक तरीके को अपनाया था भारत की आजादी का। आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा क्या थी। गांधी वाज सब्सक्राइब टू सोशलिस्टिक पैटर्न। गांधी जी समाजवादी तरीके में विश्वास रखते थे ऑफ सोसाइटी, एंड ही फेवर्ड ट्रस्टीशिप पैटर्न ऑफ वर्कर एंड कैपिटलिस्ट क्लास। और उसने मजदूरों की और कैपिटलिस्ट क्लास की ट्रस्टीशिप की फेवर किया था, ट्रस्टीशिप का पेशकश किया था, उनका पक्ष लिया था, ठीक है। वो ट्रस्टीशिप बनाना चाहते थे उनको। सुभाष चंद्र बोस के क्या विचार थे। ही वॉज कीन फॉलोवर रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। वह बहुत ही कीन फॉलोवर थे, ठीक है, गहरे अनुयायी थे किसके, रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। रेडिकल का मतलब होता है जो पूरे सिस्टम को एक ही बार में खत्म करना चाहते हो। लेफ्टिस्ट का मतलब होता है लेफ्ट की विचारधारा, आइडियोलॉजी ये विचारधारा होगी, ठीक है। मतलब वो चाहते थे कि हिंसा के माध्यम से एक ही झटके में अंग्रेजी सरकार का सफाया कर दो, ये सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। एंड ही बिलीव्ड इन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड यूनियंस, और व्यापारिक संघों को ऑर्गेनाइज करने में वो विश्वास रखते थे। टू इश्यू द ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर, मजदूरों के जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए। मक्खी ने भी अंबेडकर का साथ दिया हुआ, देखो। वर्ल्ड वार सेकेंड के संबंध में क्या विचार थे इनके। गांधी सिंपैथाइज्ड विद द कॉज ऑफ ब्रिटेन। गांधी जी की जो ब्रिटेन है उसके साथ सहानुभूति थी। एंड डिड नॉट वांट टू एम्ब्रेस ब्रिटिश विद मास मूवमेंट एट दिस टाइम। और इस समय जन आंदोलन चला करके वो ब्रिटिश लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। बोस के क्या विचार थे। बोस सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी। बोस ने इसको एक अवसर के रूप में देखा फॉर इंडियाज फ्रीडम, भारत की आज़ादी के लिए। एंड अप्रोच्ड फासिस्ट फोर्सेस, और वो फासिस्ट सेनाओं तक पहुंच गए थे। गांधी सेड क्लियर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पष्ट रूप से ना कह दिया, औद्योगिकीकरण को। गांधी वॉज डीपली रिलीजियस। गांधी जी बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे। बोस saw industrialization as only route to self-sufficiency. बोस was a rationalist.
बोस ने देखा कि केवल औद्योगिकीकरण ही आत्मनिर्भरता का एक रास्ता है। और जो बोस थे वो रैशनलिस्ट थे, ठीक है, तर्कवादी थे, वो धार्मिक नहीं थे। डेवलपमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में डेवलपमेंट। ब्रिटिश पीरियड के दौरान भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में देखो। Britishers from the very beginning felt that it was indispensable to provide minimum education so as to create an enlightened section within the Indian society. ब्रिटिशर्स को शुरू से ही यह महसूस हो गया था कि यह बहुत ही आवश्यक है कि हम कम से कम शिक्षा जरूर प्रदान करें, सो एज टू क्रिएट एनलाइटन सेक्शन विद इन द इंडियन सोसाइटी, ताकि भारतीय समाज में एक एनलाइटन या ज्ञानी वर्ग का उदय हो। बुद्धिजीवी वर्ग का उदय करने के लिए हमें कम से कम शिक्षा भारतीय समाज को देनी होगी। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द ब्रिटिश एम्प्लॉयज आल्सो नीडेड टू अंडरस्टैंड हिंदू एंड मुस्लिम लॉज। इसके अलावा जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज थे उनको हिंदू और भारतीय कानूनों को भी समझने की आवश्यकता थी। इन परसुएंस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वारेन हेस्टिंग्स एस्टैब्लिश कलकत्ता मदरसा। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कर दी थी। ऑन द सेम लाइन्स जोनाथन डंकन, इसी आधार पर जोनाथन डंकन ने इस्टेब्लिश संस्कृत कॉलेज एट बनारस इन 1791। 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में कर दी थी, टू प्रोवाइड ट्रेडिशनल एजुकेशन थ्रू संस्कृत लैंग्वेज। पारंपरिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए संस्कृत लैंग्वेज के माध्यम से संस्कृत कॉलेज बनारस में डंकन के द्वारा। इन 1800 में वेलेस्ली क्रिएटेड सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता, बट इट वाज नोट अप्रूव्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 1800 में वेलेस्ली ने सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना कर दी थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसको अप्रूव नहीं किया गया, सहमति नहीं दी गई। एज सच, इस प्रकार से द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाज क्रिएटेड एज हेलेबरी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में के हेलेबरी में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपीज वर सैंक्शन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, बट दिस अमाउंट वाज नॉट मेड अवेलेबल बाय 1833। 20 साल तक भी, 1833 तक भी इस अमाउंट को अवेलेबल नहीं करवाया गया, ड्यू टू डिबेट रिगार्डिंग द मोड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस डिबेट के कारण ही प्रोवाइड किया गया कि एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, किस तरीके से शिक्षा दी जाए। ओरिएंटलिस्ट फेवर्ड एजुकेशन थ्रू वर्नाक्युलर लैंग्वेज। जो ओरिएंटलिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट का मतलब भारतीय लोग, पूर्व में जो लोग थे पश्चिम के बजाय, उन्होंने जो शिक्षा थी उसको स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए, इसका पक्ष लिया। एंड मॉडर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, और जो शिक्षा दी जाए वो आधुनिक वैज्ञानिक सब्जेक्ट्स में दी जाए, लेकिन स्थानीय भाषा में दी जाए, ना कि इंग्लिश में। ऑन दिस क्वेश्चन, इस पर्सन पर विलियम बेंटिंग अपॉइंटेड मैकाले कमेटी। विलियम बेंटिंग ने मैकाले कमेटी की स्थापना कर दी, विच फेवर्ड द एंग्लिसिस्ट व्यू एंड रिकमेंडेड दैट इंग्लिश मस्ट बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय रिप्लेसिंग पर्शियन, विच वाज इनेक्टेड ऑन 7th of March 1835। मैकाले कमेटी की स्थापना कर दी गई विलियम बेंटिक के द्वारा, जिसने यह पक्ष लिया कि इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए भारत में, पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस करके। मतलब पर्शिया या फारसी भाषा को हटा करके अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, जिसको 7 मार्च 1835 में बना भी दिया, लागू भी कर दिया इसको, अंग्रेजी भाषा को। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, टपकन का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या था, विलियम बेंटिक वाज ऑफ द व्यू, विलियम बेंटिक इस विचार से सहमत है, यह विचार रखा था दैट की मासेस कैन नॉट बी एजुकेटेड विद जस्ट 1 लाख रुपीज, कि इतनी सारी जनता को केवल 1 लाख रुपए के द्वारा नहीं, 1 लाख रुपए के बजट के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। एंड ओनली फ्यू इंडियंस वुड बी एजुकेटेड, और कुछ ही भारतीयों को पढ़ाया जाएगा विद दिस स्मॉल अमाउंट, इस स्मॉल अमाउंट से, 1 लाख रुपए से कुछ ही भारतीयों को पढ़ा पाएंगे। इट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, और उन कुछ भारतीयों की यह जिम्मेवारी होगी टू टीच द मासेस इन टर्न, कि वो आगे और जाकर के लोगों को पढ़ाए। 2 लोगों को पढ़ा दिया, 2 लोग फिर 50-50 को पढ़ाएंगे, 100 लोग हो गए, 100 लोग फिर आगे जाकर के उनको पढ़ाएंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे। दिस इज ट्रिकल डाउन थ्योरी और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इज इट क्लियर?
वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, 1854 में वुड का क्या डिस्पैच था? इन 1854 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड gave his famous Woods dispatch on education। 1854 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सचिव जो थे चार्ल्स वुड, उन्होंने वुड का डिस्पैच लागू कर दिया था, भेज दिया था वो। इट इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में आधुनिक शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा समझा जाता है। क्या क्या रिकमेंडेशंस थी इसकी? It recognized that it is the responsibility of the British authority to educate the masses and it rejected downward filtration theory। इसने सबसे पहले तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को मना कर दिया। बाद में इसने यह कहा कि यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेवारी है कि वो भारतीय लोगों को या उसकी जनता को शिक्षित करें, यह बताया था उसने। इट प्रपोज्ड हायरार्की ऑफ एजुकेशन। इसने शिक्षा में एक पदानुक्रम का प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव था? दैट इज प्राइमरी एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में हो। हाई स्कूल एजुकेशन इन एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज, और जो हाई स्कूल लैंग्वेज है उसमें अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों शामिल हो। एंड हायर एजुकेशन इन इंग्लिश इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, और जो उच्च शिक्षा है वो प्रेसिडेंसी के टाउन में इंग्लिश में प्रोवाइड की जाए, ये बताया गया। एज सच, इस प्रकार से इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज। इसने 3 यूनिवर्सिटीज को स्थापना करने की भी प्रशंसा की, अनुशंसा की। बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। ठीक है, यही इसी सिस्टम में पढ़ाई की होगी ना हमने, वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग। क्लास 6 से पढ़ना शुरू किया इंग्लिश को, क्योंकि प्राइमरी तक तो हमने वर्नाकुलर लैंग्वेज को पढ़ा। इसके बाद हमारी जो एजुकेशन थी वो हाई स्कूल की एजुकेशन, आगे इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया, और इंग्लिश के बाद फिर इंग्लिश ऑनर्स वगैरह कॉलेजेस में। लेकिन ऐसा कॉलेजेस में हिंदी भी कंपलसरी की गई, लेकिन इलेक्टिव भी है, ले सकता कोई इलेक्टिव करके। ठीक है, आगे देखो क्या है। एज सच इट रिकमेंड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। इट आल्सो सजेस्टेड टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड एन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट खोलने का भी सुझाव दिया, और एक तकनीकी और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और कृषि शोध संस्थान की भी स्थापना करने का इसने प्रस्ताव रखा था। रुड़की वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पूसा वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से जो रुड़की थी वो पहली इंजीनियरिंग कॉलेज के मतलब रूप में खोला गया, और जो पूसा था वो बिहार में पहली कृषि इंस्टीट्यूट के रूप में खोला गया था उसको। ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड फॉर फीमेल एजुकेशन। इसने फीमेल एजुकेशन की भी आवश्यकता के लिए बात कही, वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग, और टीचर की ट्रेनिंग की भी बात कही वुड्स के डिस्पैच ने, और टीचर की ट्रेनिंग तो आजकल भी चलती है। ठीक है। एजुकेशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूट मस्ट बी सेक्युलर, और इसने ये भी कहा था कि जो एजुकेशन होगी सरकारी इंस्टीट्यूट में, सरकारी संस्थाओं में, वो सेक्युलर एजुकेशन होगी, धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह था वुड का डिस्पैच। हंटर कमीशन क्या 1882 में, इट वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द इश्यूज रिलेटेड टू प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। प्राथमिक और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज की समीक्षा करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया था। इट सजेस्टेड वर्नाक्युलर मीडियम इन प्राइमरी एजुकेशन। इसने सुझाव दिया कि प्राइमरी एजुकेशन में स्थानीय माध्यम से शिक्षा ग्रहण प्रदान की जाए, एंड सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी डाइवर्सिफाइड इन 2 टाइप्स, और जो सेकेंडरी एजुकेशन हो वो 2 टाइप्स से दी जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए, 2 भाग किए जाए। जैसे दैट इज वोकेशनल एंड लिटरेरी, कि उनको साहित्यिक शिक्षा दी जाए और वोकेशनल शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये बताया था हंटर कमीशन ने। थॉमस रेले कमेटी 1902, थॉमस रेले समिति आई 1902 में। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वायसराय कर्जन। इसे वायसराय कर्जन के द्वारा बनाया गया था, गठित किया गया था। इट्स रिकमेंडेशन लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इनकी अनुशंसा के आधार पर ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास किया गया, टू प्रोवाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। भारत में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए। सैडलर कमीशन आया 1917 से 1919 में। इट वाज कंस्टिट्यूटेड टू रिव्यू द फंक्शन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी।
कलकत्ता यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से काम कर रही थी उसके काम की समीक्षा करने के लिए इसको गठित किया गया था, बट इट बेनिफिटेड अदर एजुकेशनल सेक्टर्स आल्सो। लेकिन इसने जो अनुशंसाएं दी, जो सलाह दी, उस सलाह से दूसरे जो शैक्षणिक सेक्टर थे उनको भी लाभ हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 इंडियंस वर द मेंबर्स ऑफ एजुकेशन कमेटी। पहली बार एजुकेशन कमेटी के 2 इंडियन मेंबर भी बनाए गए। हु वर, कौन कौन से थे? आशुतोष मुखर्जी एंड जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद 2 मेंबर बनाए गए थे एजुकेशन कमेटी के। रिकमेंडेशंस क्या थी? इट ऑब्जर्व दैट सेकेंडरी एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसने देखा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो एसेंशियल है फॉर इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इंप्रूव करने के लिए आपको सेकेंडरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करना होगा, ये ऑब्जर्व किया था उसने। इट रिकमेंडेड 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर डिग्री कोर्स। इसने सुझाव दिया कि 12 साल की तो स्कूलिंग हो और 3 साल की डिग्री का कोर्स हो। इट फर्दर सजेस्टेड, इसने आगे भी सुझाया, टू सेपरेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन, कि हाई स्कूल के एजुकेशन के बोर्ड को अलग किया जाए, एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, और इंटरमीडिएट एजुकेशन का जो बोर्ड है उसको भी अलग किया जाए। इट आल्सो रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, नई विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी सलाह इसने दी थी फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। इन बिटवीन 1916 टू 1921, 1916 से 1921 के बीच में 7 न्यू यूनिवर्सिटीज वर क्रिएटेड एट मैसूर, पटना, बनारस, लखनऊ, अलीगढ़, ढाका एंड उस्मानिया, हैदराबाद। 7 नई यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी 1916 से 1921 के साल के बीच में। 5 साल में 7 यूनिवर्सिटीज। हरतोग कमीशन आया। क्या आया हरतोग कमीशन? 1929 में। इट रिकमेंडेड दैट नो न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इसने सुझाव दिया कि भारत में कोई नई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं की जाए, एंड सजेस्टेड, और ये सुझाव दिया, टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स। जो विद्यमान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, केवल उन्हीं में सुधार किया जाए, नया संस्थान की स्थापना नहीं की जाए। वर्धा एजुकेशन, वर्धा शिक्षा 1937 में। इन 1937 महात्मा गांधी स्टार्टेड वर्धा स्कीम। 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा योजना की शुरुआत की। इट वाज आल्सो नोन एज नई तालीम। इसको नई तालीम का भी नाम दिया गया था। विच इलेबोरेट सिलेबस वाज विच जिसका इलेबोरेट सिलेबस वाज क्रिएटेड बाय जाकिर हुसैन। जिसका जो विस्तृत सिलेबस था नई तालीम का वो जाकिर हुसैन के द्वारा बनाया गया था। इट प्रोमोटेड एजुकेशन थ्रू एक्टिविटी। इसने एजुकेशन को एक्टिविटी के माध्यम से प्रोमोट किया। ठीक है। सोर्जेंट प्लान आया 1944 में। इन 1944 1944 में दिस प्लान वाज फॉर्मुलेटेड टू ब्रिंग एफिशिएंसी। इस प्लान को एफिशिएंसी लाने के लिए फॉर्मुलेटेड किया गया था, बनाया गया था। कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए इसको बनाया गया था। इन हायर एजुकेशन में थ्रू ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज, पहले से ही स्थापित की गई यूनिवर्सिटीज की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए इस प्लान को पेश किया गया था। ये सोर्जेंट प्लान था। एस राधाकृष्णन कमेटी 1948, 1948 में एस राधाकृष्णन कमेटी आई थी, और इसको देखना ये आजादी के बाद की पहली कमेटी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद एस राधाकृष्णन कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1948। 1948 में एस राधाकृष्णन समिति को गठित किया गया। ऑन इट्स रिकमेंडेशन, इसके रिकमेंडेशन पर, इसकी सलाह पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी वाज एस्टैब्लिश, स्थापना की गई। इन 1953, 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई, टू रेगुलेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए यूजीसी की स्थापना की गई 1953 में, इसी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर। कम्युनलिज्म, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।